चलिए आज प्रारंभ करते हैं ऑनलाइन क्लास। ये अपनी पहली क्लास होगी ऑनलाइन जो मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। सभी छात्र एवं छात्राएं आज अपन विषय 3 वर्ग अध्याय है 6 इसके बारे में पढ़ेंगे। 3 वर्ग, आखिर 3 वर्ग कौन थे? ये 3 वर्ग जो यूरोपीय समाज में जो अपन को पढ़ रहे हैं वो है ईसाई धर्म से जुड़े हुए या धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े हुआ एक वर्ग था पादरी। तो पहला वर्ग है पादरी। दूसरा वर्ग था जो शासन चलाता था और उस राजा के जो अभिजात वर्ग था, अभिजात वर्ग से मतलब जो राजा के अधीन जो भी नौकरशाही होती थी, जो भी अधिकारी होते थे, उनको अपन अभिजात वर्ग बोलते हैं। और सबसे नीचे का तबका जो कहते हैं अपन, या तीसरा जैसे उस यूरोपीय समाज का वर्ग माना गया जो सबसे निचले स्तर पर था, उसमें कृषक और दास, इन वर्ग को रखा गया। इन तीनों वर्ग के बारे में अपन उस यूरोपीय महाद्वीप में घटित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। अब यूरोपीय महाद्वीप के क्षेत्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम होगा, सामाजिक जीवन में मतलब समाज में जुड़ी हुई जो परंपराएं थीं, जो वर्ग था उनके कैसे संबंध थे आपस में, आर्थिक गतिविधियां विशेष तौर से जो व्यापारी वर्ग था या जो देश थे यूरोपीय देश, इनका किन किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे और इन व्यापारिक गतिविधियों की वजह से क्या क्या प्रभाव आया आगे चल के अपन पढ़ते हैं। इन्हीं गतिविधियों की वजह से पुनर्जागरण प्रारंभ होता है और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत विकास होता है, आगे चल के नगरों का भी विकास होता है। चलिए अपन पढ़ते हैं। पहले इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्व और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मतलब उस 9वीं और 16वीं शताब्दी, कितनी 9वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य उस समय रोम साम्राज्य हुआ करता था, पर इसका पतन हुआ। तो पतन के पश्चात जो यूरोप का पूर्वी हिस्सा था और मध्य यूरोप था, वहाँ पर जर्मन मूल के या जर्मन निवासी लोग थे के समूह के लोगों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। मतलब जब भी कोई भी राजनीतिक बल या कहें कि कोई भी ऐसा राजा जो कम शक्तिशाली होगा, तो ऐसी स्थिति में जो उसके पड़ोस का राजा है वो उस पर हमेशा युद्ध के लिए ललकारेगा या कहें युद्ध के लिए उसको बाध्य कर देगा। क्योंकि जो शक्तिशाली, यदि दोनों पड़ोस के जो राज हैं या जो उस समय के पड़ोसी जो राजा हुआ करते थे, यदि भी दोनों में शक्ति संतुलन है या शक्ति में समानता है, तो कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। और जैसे कोई भी राजा राजनीतिक रूप से
कमज़ोर हो जाता था, या कहें उनके आपसी जो अभिजात वर्ग था उनके प्रति विद्रोह कर दे, या कोई किसी प्रकार की राजनीतिक ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिससे अन्य राज्य को ऐसा लगने लगे कि ये राजा राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उनको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। इस प्रकार के सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था, क्योंकि उस समय जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि थी वही ज़्यादा बड़ा राजा माना जाता था, या जिसके पास जितने आर्थिक संसाधन के जरिए थे वही राजा उतना शक्तिशाली होता था। इसकी विशेषताएं जर्मनी रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। इसके बाद जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, तो कोई भी प्राचीन जो राजवंश हुआ तो उसके राजवंशों की जो शासन की नीतियां हैं कि शासन कैसे चलाया जाता था, तो कोई भी नया राजवंश जब स्थापित होगा तो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सारी परंपराओं को वो टोटली नए तरीके से अपना ले। कहीं ना कहीं अपनी पुरानी परंपराओं पर भी उसको निर्भर रहना पड़ता है। हाँ। तो शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म जो 4वीं सदी में रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। मतलब जो रोम का जो साम्राज्य था वो पूर्ण तरह से राजकीय धर्म था ईसाई, और यही ईसाई धर्म रोम के पतन के पश्चात भी धीरे धीरे अन्य जो क्षेत्र थे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैलता रहा। चर्च भी यूरोप में एक महत्वपूर्ण भूमिका धारक और राजनीतिक शक्ति बन गए थे, क्योंकि जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते थे पोप, तो वो क्या करते थे, राजाओं को प्रतीक चिन्ह दिया करते थे या उनका अपने तरह से मान्यता दिया करते थे धार्मिक रूप से कि आप धार्मिक रूप से एक उचित राजा हैं, और वो उन पर अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण भी रखते थे। क्योंकि जो पादरी वर्ग होता था वो कहता था मेरा सीधा संबंध ईसा मसीह से या ईश्वर से है, और यदि आप सही काम नहीं करोगे तो आपको हम ईश्वर से ऐसी ही कामना कर सकते हैं जिससे आपका जो राज है वो समाप्त हो सकता है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से धर्म का नियंत्रण उन राजाओं पर लगा के रखते थे। जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियां हैं: ईसाई पादरी, भूमिधारक या अभिजात वर्ग, और तीसरा कृषक। इन तीनों वर्गों के बीच बदलते हुए संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं या इतिहास को बदलने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। और साथ में और ये बहुत ही बेटा आप नहीं, रुक जाओ थोड़ा। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहासों यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया गया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भू स्वामित्व के विवरणों, मूल्यों, कानूनी मुकदमों जैसी महत्वपूर्ण सारी सामग्री दस्तावेज के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों से मिलने वाली जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों, जनसंख्या की संरचना को समझा जा सकता है। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों से व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी, और गीत और कहानियाँ द्वारा हमें त्यौहार और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध होता है। इसी प्रकार का उपयोग इतिहासकार आर्थिक, सामाजिक जीवन और दीर्घकालीन मतलब जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह परिवर्तनों को समझने में किया जाता है। मतलब जब भी इतिहास लेखन होता है तो इतिहास अपन कैसे लिखते हैं, जो भी किताब लिखी गई है इतिहास की वो कहीं न कहीं उस समय के जो राजा थे उन राजाओं से समय में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए या राजाओं के द्वारा जो आदेश निकाले गए उनको अपन को इतिहासकारों ने प्राप्त किया, और जो उस समय के जो कवि हुआ करते थे, पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे, उनकी रचनाओं में उस समय के समाज के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उससे अपन उस समय का सामाजिक जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। और कृषि से जुड़े हुए यदि कोई भी विद्रोह हुए हैं तो उन विद्रोह से संबंधित यदि कोई भी अपन को दस्तावेज प्राप्त होता है उस राजवंश से संबंधित, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि उस राजा के काल में कोई विद्रोह हुआ है था कि नहीं। तो जब भी अपन इतिहास के बारे में जानेंगे तो इतिहास हमेशा साक्ष्यों पर टिका रहता है,
और आप सभी इतिहास के छात्र हैं, छात्राएं, तो आप आगे चल के भी यदि अध्ययन करोगे इसमें तो पीएचडी कर सकते हो आप। और पीएचडी के बाद आपके लिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें आप व्याख्याता बन सकते हो, आगे चल के आप प्रोफेसर भी बन सकते हो इससे। और यहाँ तक कि आप जो म्यूज़ियम अभी कभी गए हो तो म्यूज़ियम में जो बड़े बड़े जो प्रबंधक होते हैं उसमें भी आपको इतिहास के विशेषज्ञ लोगों को ही उसमें रखा जाता है, और रिसर्च करके आप किसी भी क्षेत्र में जो अभी तक काम नहीं हुआ उसको आप वो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि इतिहास के छात्र कुछ नहीं कर सकते, इतिहास में भी आपका जो भविष्य वो अच्छा हो सकता है, और बशर्ते आपको थोड़ा लगन के साथ और रुचि के साथ इसमें मेहनत भी करनी है। चलिए, सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। मार्क ब्लॉक जो कि 1886 से 1944 फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को पढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूह का व्यवहार रुख समझा जा सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतिहास एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अभिलेख ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी भूगोल भी इसका महत्व रखता है, और इसके तहत मानव इतिहास को करने पर जो भूगोल है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, या क्षेत्र विशेष का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ब्लॉक का सामंती समाज यूरोपियों विशेषकर 900 से लेकर 1300 के मध्य, कितने से 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों, श्रेणियों, भूमि प्रबंध और उस काल की जन संस्कृतियों का असाधारण विवरण देता है। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मार कर हत्या करने के कारण अनेक द्वारा किए जा रहे शोध और अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया। क्यों? कहीं न कहीं कुछ लोग विरोधी भी होते हैं, किसी प्रकार के राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों का उसका लाभ नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं कुछ इतिहास लेखन में कुछ विचारधाराएं होती हैं, वो भी प्रभाव डालती हैं या कहें बाधा उत्पन्न करती हैं। चलिए, अपना अब जो मूल विषय है 3 वर्ग, इससे पहले अपन ने ये सारा इंट्रोडक्शन है कि मतलब इतिहास लेखन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कैसे इतिहास लेखन में जो उस समय के अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, साहित्यिक पुस्तकें हैं, उनसे कैसे इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, या इतिहास लेखन कैसे किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे यूरोपीय समाज में एक ऐसी प्रशासन से जुड़ी हुई एक ऐसा अभिनव प्रयोग था जिसे सामंतवाद का परिचय के नाम से जानते हैं। सामंतवाद, तो सामंतवाद को हम अपन सरल भाषा में यदि समझें तो ये कह सकते हैं, जैसे अपन राजा है, यदि किसी राजा का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा क्षेत्र फैल जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उस क्षेत्र को राजा यहाँ पर केंद्र में रहता है, उसको इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसे विश्वासपात व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो इस साम्राज्य को क्या कर सकें, जोड़ सकें, और साम्राज्य इतना विशाल हो गया उसको जो सीमा है उसको अखंड बना के रखें और एकजुट बना के रखें। तो राजा होता था। अब राजा के अधीन जो राजवंश जो नीचे उनके अवजात वर्ग होते थे, अवजात वर्ग में राजा के परिवार के लोग, उनके पुत्र और उनके सगे संबंधी, इसके अलावा जो उनके दरबारी जो लोग होते थे, चाहे सेनापति हों, सेना से जुड़े अन्य अधिकारी हों, वो अधिकारी सब वर्ग जो था उनका वो अवजात वर्ग में। तो राजा को लगता था कि इतना बड़ा क्षेत्र हम कैसे संभाल पाएंगे। तो राजा क्या करता था कि अपनी जो शक्तियाँ हैं वो
अपने अधीन जो लोग हुआ करते थे उनको हस्तांतरित कर दिया करते थे। ये क्या करते थे, शक्तियों को राजा ने हस्तांतरित कर दिया, मतलब अपनी जो शक्ति है उनको इन लोगों के पास दे दिया। अब राजाओं का एक था कि भाई हम जो शक्तियाँ दे रहे हैं वो किस लिए दी जा रही हैं आपको, कि हमारा जो राज्य है वो अक्षुण्ण बना रहे और ये हमारे राज्य की सीमाएं वो सुरक्षित रहें। और राजाओं को विश्वास इसलिए होता था इन पे क्योंकि इनके जो सगे संबंधी होते थे या विश्वासपात व्यक्तियों को इस पर रखा जाता। पर इन शक्तियों के हस्तांतरण में कौन कौन सी, उनको न्यायिक शक्ति भी दी जाती थी, दंड शक्तियाँ भी दी जाती थी, कुछ आर्थिक शक्तियाँ भी दी जाती थी जैसे कर वसूलना। और ये सारे कार्य कैसे किए जाए इसके लिए उनको एक बड़ा भूभाग दिया जाता था। इस भूभाग राजा के द्वारा प्राप्त होता था अपने अधीनस्थों को, और ये अधीनस्थ अपने अधीन छोटे छोटे लोगों को या अपने जो रिलेटिव होते थे उनको भी अपनी इसी भूमि में से कुछ टुकड़े बांट दिया करते थे, जिन्हें आगे चल के नाइट कहा गया या अन्य वर्ग जो कहें सामंतों के अधीन छोटे सामंत कह सकते। तो राजा के अधीन जो छोटा सा वर्ग था जो राजा की सहायता करता था शासन चलाने में, इसका नाम दिया गया सामंत। और ये सामंत होते थे और इसी परंपरा का नाम दिया गया सामंतवाद। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पेंसिल का उपयोग कर रहा हूँ, मैं इसको साफ कर लूँगा, पर आप ऐसा ना करें कोई भी कि बुक ख़राब करें आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सामंतवाद है क्या। अब अपन उसको शाब्दिक अर्थों में पढ़ेंगे, और इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है सामंतवाद क्या है, या सामंतवाद किसे कहते हैं। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। अब जैसे उसने कहा आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक, तो मैंने इसमें बताया था कि जो राजा होता था अपनी सारी शक्तियाँ हर तरह की, चाहे न्यायिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे दंडात्मक हो, ये शक्तियाँ अपने अधीनस्थों को दी जाती थी। और इन अधीनस्थों और राजा के बीच में एक संबंध होता था। इसी संबंधों को वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, किस शब्द का, सामंतवाद का। और सामंतवाद जो शब्द है वो फ्यूडलिज्म, इंग्लिश शब्द है फ्यूडलिज्म। यह जर्मन शब्द, पेज पलटेंगे तो फ्यूडल, फ्यूड से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। अब यहाँ से आपको जब पढ़े होगे जब भी आप किताब, तो याद रखना कि छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से, जैसे अपन बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बुक आपको पढ़ रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे समझना है कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्यूडल शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए फ्यूडल शब्द का अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। तो ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप अपने ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इनको आप निकाल देना है, अपना एक कॉपी रखना और तुरंत जैसे अपन किताब पढ़ रहे हैं उसको तुरंत क्वेश्चन डाला, लिख दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लिख दिया फ्यूडल शब्द का क्या अर्थ है। इसमें अपन ऑप्शन आएंगे आपको 4, इसमें आपको तो करेक्ट आंसर याद रखना है, तो आप तो सिर्फ एक ऑप्शन अपना जो सही वाला उसको लिख लिया करें, एक भूमि का टुकड़ा। अब ये हम बताएंगे नहीं कि आपको लिखना है, पर आप ये सभी लोग नोट करते जाना। ठीक है, तो फ्यूडल से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। मतलब ये जो सामंतवाद है
ऐसे समाज को इंगित करता है जो विशेष रूप से कहाँ पर फैला था? फ्रांस, इंग्लैंड और दक्षिणी इटली। ये यहाँ पर सामंतवाद क्या था? सामंतवाद का विस्तार हुआ या फैला। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। अब मैंने बताया था कि जो राजा होता था, राजा के अधीन सामंत हुआ करते थे, और सामंत को क्या मिलती थी? भूमि मिलती थी राजा के द्वारा। तो सामंत तो अपने आप को एक अधिकारी की तरह मानता था, तो वो तो खेती करेगा नहीं, तो वो अपने इन कृषि कार्यों के लिए कृषक और मजदूर वर्ग, जैसे अपन दास कह सकते हैं, इन लोगों को रखते थे अपने साथ अपने क्षेत्रों में, और इसके कार्यों के बदले उनको कुछ भूमि दी जाती थी, और उस भूमि से वो अपना गुजारा करते थे। तो ये अपन पढ़ रहे थे ना कि आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादों को इंगित करता है, क्योंकि जो सामंतों को जो भूमि दी जाती थी, वो कहीं भूमि कहीं न कहीं उत्पादन के लिए उपयोग होगी, कहीं न कहीं कोई फसल उत्पादन होगा। अब वो फसल उत्पादन स्वयं तो करते नहीं थे सामंत। सामंतों को किस नाम से जाना जाता था? लॉर्ड। और कृषक के संबंधों पर आधारित थी। वो हमेशा कृषि कौन करेगा? कृषक करेगा। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। क्या करते थे? जो सामंत होते थे, इनके पास सेना भी होती थी अपनी, तो किसी भी कार्य को करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी, चाहे वो व्यापार हो, चाहे कृषि कार्य हो। वो भय के वातावरण में संभव नहीं था। तो सामंत ये कहते थे कि भाई हमारे वजह से आप सुरक्षित हो, और इसके बदले जो कृषक हैं, जो अब उनकी स्वयं की छोटी सी भूमि हुआ करती थी, उस पर कार्य करते थे, पर इसके बदले उनको जो सामंत को मिली जो भूमि होती थी, उस भूमि पे उनको निःशुल्क सेवाएं देनी पड़ती थी। इसलिए सामंतवाद के जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक राजनीतिक पहलू पर भी अधिकार कर लिया था। आर्थिक, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण था। समाज मतलब समाज पर भी नियंत्रण, किसी भी प्रकार का कुछ दंड की व्यवस्था है तो भी वो सामंत ही सुनाता था। राजनीतिक पहलू यहाँ तक कि अपने अधीन वो जिस क्षेत्र में रहता था, उस क्षेत्र में राजनीतिक व्यवस्था को चालू रखने के लिए अपने अधीन कर्मचारी भी रखता था, सेना भी रखता था, या कहें राजा के अधीन एक छोटा सा राजा अपन बोल सकते हैं उसको। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य के विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन, जिसने जो शासन किया था 742 से 814, फ्रांस के राजा थे, शार्लमेन के काल में पाई गई थी। और तथा ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में। तो सामंतवाद का जो सही रूप है वो यूरोप में 11वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। चलिए आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखते हैं, और आगे आप भी इसको घर पे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको भी लगता है कि यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप तुरंत नोट करें और मुझे बताएं। मुझे लगा यदि आपने क्वेश्चन सही बनाया है तो बहुत अच्छी बात, आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और एक अच्छे छात्र छात्रा भी बन सकते हैं जो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। और ऐसे ही छात्र कभी किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य भी बना सकते हैं। शिक्षक और छात्र का यही संबंध है कि भाई
शिक्षक हमेशा आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, किस समय किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कब आपको पढ़ने में सही अच्छा रहेगा। तो आज शिक्षक दिवस भी है, ये मैंने वीडियो बनाया। तो सभी छात्र छात्रों को भी बधाई शिक्षक दिवस की। और सभी के जीवन में प्रथम जो शिक्षक होती है, गुरु होती है, वो माता पिता हैं। बूढ़े अपने बुजुर्ग दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और अपने सखा मित्र, अध्यापक, शिक्षक, जिनसे भी जो भी अपन ने जो सीखा है वो सभी अपने शिक्षक होते हैं। यदि किसी कलाकार से अपन ने कोई कला सीखी है तो वो भी हमारा शिक्षक। तो इसलिए सभी ऐसे व्यक्तियों का अपन को नमन करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद।